चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर हम डी मार्ट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड थी। अब इसका सबसे बड़ा कारण है डी मार्ट का परफॉर्मेंस, जो कि काफ़ी ख़राब था। डी मार्ट जैसी कंपनीज अगर भयंकर क्रैश रिपोर्ट कर दे तो उसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न होता है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन डी मार्ट का शेयर 4% हमें गिरता हुआ नजर आया था। और साथ में गोल्डमैन सैच और मैक्वायर ने जो अपनी कमेंट्री रखा था पहले इस कंपनी को लेकर, उसी को उन्होंने एज इट इज़ मेंटेन किया था और वो कमेंट्री नेगेटिव थी, ये भी चीज़ आप समझ लो। बाकी डीमार्ट की गिरावट का मेन कारण था इसके बिजनेस अपडेट, जो कि मार्केट को डिसअपॉइंटिंग लगा था। अब डीमार्ट की बिजनेस अपडेट में क्या ऐसी चीज़ें थी जो कि इन्वेस्टर्स को परेशान किया है? तो सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ और उसके साथ जो स्टोर एडिशन की पेस है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले हमें कम देखने को मिली है। और रेवेन्यू ग्रोथ भी हमें पिछले क्वार्टर की कंपैरिजन में कम देखने को मिली है और एक्सपेक्टेशन से ये नंबर कम रहा है। इस वजह से लास्ट ट्रेडिंग सेशन अच्छी सेलिंग आपको डीमार्ट में देखने को मिली थी। तो डीमार्ट ने जो नंबर्स अपने शो किया उसमें अगर कंपैरिजन करोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, बट इस बार की ग्रोथ हमें सिर्फ 15% की दिखी है। पिछले बार के क्वार्टर वन में रेवेन्यू था 15,900 करोड़ और ये स्टैंड अलोन रेवेन्यू है। और इस बार ये नंबर 18,300 करोड़ के ऊपर चला गया है और 15% की ग्रोथ तो हमें देखने को मिली है। बट पिछले क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर फोर में जो रेवेन्यू ग्रोथ इसने शो किया था वो 19% की शो की थी और इस बार सिर्फ 15% की शो की है। तो रेवेन्यू ग्रोथ की पेस हमें कम होती हुई दिखी है और ये चीज़ मार्केट को एक कंसर्न वाला लगा है। इस वजह से अच्छी सेलिंग लास्ट ट्रेडिंग सेशन डीमार्ट में हमने देखा है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। और इस वजह से मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी की वीक क्वार्टर को लेकर अपनी रेटिंग्स थोड़ी डाउनग्रेड की है, जिसमें सिटी ने सेल रेटिंग दिया है, मॉर्गन स्टैनली ने अपने रेटिंग को मेंटेन किया है, ओवरवेट का रेटिंग उन्होंने पहले दिया था उसी को उन्होंने मेंटेन किया है, मैक्वायर ने अंडर परफॉर्म रेटिंग दिया था उसको उन्होंने मेंटेन किया है और गोल्डमैन सैच ने सेल रेटिंग दिया था उसको भी उन्होंने रिटेन किया है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन डीमार्ट की गिरावट का मेन कारण बनी थी। अब डीमार्ट के पीएनएल को देखोगे आप तो वहाँ पर आपको रेवेन्यू ग्रोथ दिखने को मिलेगा, जिसमें पहले की ग्रोथ और अभी की ग्रोथ में अगर आप नज़र दौड़ाओगे तो थोड़ी सी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगी। पहले कंपनी का रेवेन्यू ईजिली 20% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखा दिया करता था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और अब पिछले 3 सालों से जो ग्रोथ रेट है वो लगातार हमें स्लो होती हुई दिखी है। अब इन्वेस्टर्स को मान लो ग्रोथ रेट और भी ज़्यादा स्लो होती हुई नज़र आएगी तो क्या वैल्यूएशन और भी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इस वजह से डीमार्ट लगातार हमें सेलिंग प्रेशर फेस करती हुई दिखती है जब भी कंपनी के बिजनेस अपडेट्स हमें दिखते हैं। और ये सेलिंग प्रेशर फेस करने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि डीमार्ट का अगर हम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स देखें तो 87.7 का देखने को मिल रहा है और इंडस्ट्री के पी से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है, 35.9 का इंडस्ट्री पी है और स्टॉक का पी 87 है। अभी 87 है बट पहले डीमार्ट का स्टॉक पी 100, 200, 300 तक हमें देखने को मिलता था। और उस टाइम जब जब कंपनी के बिजनेस अपडेट्स हमें देखने को मिलते थे तो डीमार्ट की परफॉर्मेंस ऐसी ही रहती थी जैसी अभी हमें देखने को मिल रही है। तो बिजनेस अपडेट अगर मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होंगे तो आप इससे अंदाज़ा लगा लोगे कि आने वाले क्वार्टर्स भी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होंगे। आप किसी भी मूवी को देखने तब जाते हो ना जब आपको उसका ट्रेलर पसंद आता है, और ट्रेलर ही ख़राब है तो मूवी भी ख़राब होगा, आप ऐसा उम्मीद लगा लेते हो। वही सेम चीज़ बिजनेस अपडेट के साथ भी होता है, जब भी मार्केट रिएक्ट बिजनेस अपडेट के बेसिस पे करती है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। HDFC बैंक पिछले कुछ महीनों में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड रही है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण था कंपनी के मैनेजमेंट का।
कंपनी के पार्ट टाइम चेयरमैन ने कंपनी को रिज़ाइन दे दिया था एथिक्स का रीज़न देकर। आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन में बोला ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एचडीएफसी बैंक ने बोला कोई दिक्कत नहीं है। लीगल फर्म ने भी अपने रिपोर्ट में क्लियर कर दिया कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो कि एथिक्स और वैल्यू का रीज़न दे पाए। तो इन्वेस्टर्स की जो कॉन्फिडेंस है वो रेजिग्नेशन के बाद जो लूज़ हुई थी, उस कारण एचडीएफसी बैंक का शेयर 52 वीक हाई से 20% से ज़्यादा हमें गिरता हुआ नजर आया था और वैल्यूएशन 20 साल के लोवेस्ट लेवल पे भी चला गया था। और अभी जो कंपनी के न्यू चेयरमैन हैं, ये भी पार्ट टाइम चेयरमैन है, उनका मेन मोटिव है कि इन्वेस्टर की जो कॉन्फिडेंस है उसको रीस्टोर किया जाए, यानी कि वापस से लाया जाए और एचडीएफसी बैंक की परफॉर्मेंस को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस अगर मैनेजमेंट को लेकर ख़राब होगी ना, तो नंबर्स मैटर नहीं करते, फिर सिर्फ और सिर्फ एथिक्स मैटर करता है, इंटीग्रिटी मैटर करता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी नंबर्स की जगह मैनेजमेंट के बेसिस पे भी स्टॉक में अच्छी रिएक्शंस हमें देखने को मिलती हैं। और राजीव कुमार जो कि कंपनी के न्यू चेयरमैन हैं, उन्होंने इसी चीज़ को बेहतर करने की बातें कही हैं। अब ये सारी चीज़ें तो चलो हमें सुनने को मिल ही गया, बट इसके अलावा एचडीएफसी बैंक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन इस न्यूज़ की वजह से फोकस में दिखने वाली है। और ये न्यूज़ है Q1 के बिजनेस अपडेट्स को लेकर, जो कि एचडीएफसी बैंक ने शो कर दिया है। बट इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर वहाँ पर अपडेट किया जाना है। इसको देखकर आप ये चेकआउट कर सकते हैं कि 20-21% गिरावट के बाद एचडीएफसी बैंक से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के द्वारा होंगी, तो आप ये सारी चीज़ों को चेकआउट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन आप कर लो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के Q1 के बिजनेस अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर हाईलाइटेड है ग्रॉस एडवांस, जो कि इस बार 15% से ग्रो किया है। और इसके अलावा भी कई सारे रेशियोज़ हैं, तो चलो सभी रेशियोज़ को समझ लेते हैं। तो ग्रॉस एडवांस के नंबर से ही अगर हम शुरू करें तो 30.61 लाख करोड़ का नंबर रिपोर्ट इसने किया है जून क्वार्टर के एंड तक, जो कि पिछले साल के जून क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 15.4% की ग्रोथ हमें इसमें देखने को मिल रही है। डबल डिजिट में ग्रोथ इसने शो किया है। उसके अलावा अगर हम बात करें एडवांस अंडर मैनेजमेंट के बारे में, तो वो इस बार 31.27 लाख करोड़ रिपोर्ट हुआ है। इसमें ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 12.4% की हमें देखने को मिल रही है। अगर हम इसी पीरियड में डिपॉजिट्स को चेकआउट करें तो डिपॉजिट्स हमें 14.7% से ग्रो करता हुआ नजर आया है। 31.71 लाख करोड़ का डिपॉजिट्स कंपनी ने शो किया है पहले क्वार्टर में, और यही पिछले साल के Q1 में डिपॉजिट जो था वो 27.64 लाख करोड़ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर भी हमें डबल डिजिट में ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें दोस्तों कैशा डिपॉजिट्स के बारे में, तो वहाँ पर 10.26 लाख करोड़ का नंबर मेंशन किया गया है। इसमें ग्रोथ हमें कम दिख रही है बाकी सब पैरामीटर्स के कंपैरिजन में। यहाँ पर ग्रोथ रेट का जो नंबर है वो 9.4% का है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो। और कैशा डिपॉजिट का सिंपल मतलब है करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में टोटल कितना डिपॉजिट हुआ है, तो वो नंबर इस बार 9.4% से ही ग्रो हुआ है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें। तो कुछ चीज़ें डबल डिजिट से ग्रो हुई हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट में जो नंबर्स हैं वो एटलीस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ग्रोथ रिपोर्ट करेंगे ही। Q1Q बेसिस पे आपको कंपेयर करना होगा पिछले क्वार्टर के नंबर्स, इस क्वार्टर के नंबर्स। अगर वहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है तो फिर Q1Q बेसिस पे भी सिंगल डिजिट की ही ग्रोथ होगी, बट ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है अगर बिजनेस अपडेट में ग्रोथ है तो। और इस कंपनी के जो अर्निंग्स डेट है वो भी आप देख लो, 18 जुलाई का डेट है। इस दिन कंपनी अपने Q1 के अर्निंग्स को रिपोर्ट करेगी। और अर्निंग्स में एक चीज़ आपको देखना है कि रेवेन्यू प्रॉफिट के साथ कंपनी के NPS कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है ना तब NPS बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा खर्च करने लगते हैं तो EMIs उनके डिफ़ॉल्ट होने लगती है। तो इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है Q1 में, तो एक्सपेक्टेड है कि NPS भी बैंक्स के बढ़ सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता तो NPS तो डेफिनेटली बढ़ते हैं, बट देखते हैं कि इन्फ्लेशन का असर इनके NPS में हमें देखने को मिली भी है या नहीं। बाकी इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें जो कि Q1 तक का है, तो वहाँ पर FIs की सेलिंग फिर से हमें एग्रेसिवली ही देखने को मिल रही है। 44% स्टेक था FI का पिछले क्वार्टर में, जो कि उससे पिछले क्वार्टर में अगर कंपेयर करोगे तो 30,000 करोड़ की बिकवाली FIs ने इस कंपनी में की थी Q3 से Q4 में। और Q4 से अगर Q1 में देखोगे तो फिर से एग्रेसिव सेलिंग हमें FIs की देखने को मिल रही है। 44.05% से स्टेक गिरकर 41.82% हो चुका है। और अगर हम DIs की बात करें तो उन्होंने पिछले क्वार्टर में FIs की स्टेक्स खरीद लिया था, बट इस क्वार्टर में उतना नहीं खरीदा है।
तो स्टेक्स पब्लिक की पिछले क्वार्टर में भी बढ़ी थी, बट इस क्वार्टर में ज़्यादा बढ़ गई है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, और ये सारी चीज़ें मंडे को HDFC बैंक में फोकस में रहने वाली हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों सिम्प्लेक्स कास्टिंग्स लिमिटेड। अब ये कंपनी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फोकस में है, क्योंकि 1:5 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है और इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने शेयर कर दिया है। अगर हम बात करें रिकॉर्ड डेट की, तो रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 20 जुलाई का सेट किया है। इस दिन कंपनी के स्प्लिट एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलने वाले हैं। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं सिम्प्लेक्स कास्टिंग्स के, तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं, आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी, इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।